नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अंजनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने टेक्निकल अड्डा चैनल पे स्वागत करता हूं। कई बच्चों की डिमांड थी कि सर एक बार इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसको लेकर के आप कुछ वीडियो बनाइए, उसके कुछ क्वेश्चन बनाइए। उसी डिमांड को देखते हुए हमने आज करीबन टॉप के जो 50 क्वेश्चन है उसको इंक्लूड किया है। आप हमारे इस वीडियो को लगातार देखें, कहीं भी स्किप ना करें और हो सके तो अपने पेन कापी ले करके बैठे और अपने क्वेश्चन को लिखते रहें, जिससे आप पेपर देने से पहले एक बार उसको सुबह के वक्त देख लें। ठीक है, समय न गंवाते हुए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी जानकारी हो यदि उनको नहीं मिल पा रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, आप लोग हमें जानकारी ज़रूर दें कि हमने कितने प्रश्न अटैम्प्ट किए हैं और कितने सही हुए हैं। ठीक है, जो पहला प्रश्न है, ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, उसके जो बैटन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड का आपने भाग देखा होगा, उसमें बैटन होते हैं और स्ट्रिप्स लगी होती हैं। ठीक है, तो बैटन का वर्ग क्या है। ऑप्शन ए, बोर्ड को मुड़ने से बचाता है, स्ट्रिप को सहारा देता है, स्ट्रिप को जोड़ता है, या चौथा ऑप्शन है टेबल पर टेक देता है। आप लोग इसका ऑप्शन चूज कर लीजिए। जी हाँ, जो पहला जो आंसर है, बोर्ड को मुड़ने से बचाता है। ठीक है, जो बैटन है वो बोर्ड को मुड़ने से क्या करता है, बचाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है। स्टॉक जो है क्या करता है, स्लाइड करता है, उसे हम कहते हैं बैटन कहते हैं, स्ट्रिप कहते हैं, एबोनी एज कहते हैं, या कोई भी। ठीक है, मतलब कि कहना चाहिए चार ऑप्शन आपको मिल गए हैं, इसका एक आंसर होगा। इसका जो आंसर है एबोनी एज। इसका जो आंसर है एबोनी एज। ड्राइंग बोर्ड पर वह भाग जो टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है उसे क्या कहेंगे, एबोनी एज कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग होने वाली लकड़ी है ना, लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होता है। मतलब 3 होंगे और एक गुण ऐसा होगा जो बिल्कुल उस लकड़ी में नहीं पाया जाएगा। तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नर्म लकड़ी। क्या वो जो लकड़ी होती है ड्राइंग बोर्ड की सेलुलाइड की शायद बनी होती है। ठीक है, तो क्या वो नर्म होती है, अच्छी तरह उपचारित तो होती है, गांठों वाली नई लकड़ी होती है, या कोई भी नहीं है। मतलब इन ऑप्शन में कोई भी नहीं है। जल्दी इसका आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा, मतलब तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो गांठों वाली नई लकड़ी, ये नहीं होगा। बाकी नर्म तो होती है और अच्छी तरह से उपचारित तो होती है। तो सी ऑप्शन गलत है। अगला जो प्रश्न है, टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। नंबर 1, हेड की लंबाई से, या ब्लेड की लंबाई से, या ब्लेड की चौड़ाई से, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें आंसर लगाना है। तो इसका आपने आंसर लगा लिया होगा। इसका जो आंसर है ब्लेड की लंबाई से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो क्या आंसर होगा, ब्लेड की लंबाई से टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ नेक्स्ट प्रश्न है, T1 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई होती है। अगला जो प्रश्न है, T1 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई होती है। आपने टी स्क्वायर की साइज पढ़ा होगा, जिसमें से T1 होता है, T2, T3 होता है। तो ध्यान दीजिए, क्या 1500 mm होता है, क्या 1000 mm होता है, कि 700 mm होता है, कि 500 mm होता है। जल्दी आंसर दें फटाक से। बिल्कुल इसका जो आंसर होगा 1000 mm। T1 की जो साइज होती है वो कितनी होती है, वो 1000 mm होती है। अगला जो प्रश्न है, टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है। ये प्रश्न शायद दोबारा आ चुका है, लेकिन आप लोगों को आंसर देना है। फिर से बताएं इसका आंसर क्या होगा, बताएं। अच्छा, टी स्क्वायर का कौन सा भाग वर्किंग एज पर स्लाइड करता है। प्रश्न दोबारा नहीं, वही है, प्रश्न को समझे। तो हेड कहलाता है, ब्लेड कहलाता है, एबोनी कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। बताएं जल्दी। इसका जो आंसर है हेड कहलाता है।
ठीक है, क्या कहलाता है? टी स्क्वायर का वह भाग जो ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है उसे हम हेड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइन खींची जाती है उसका चयन कीजिए, है ना। टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जो लाइन खींची जा सकती है उनका चयन कीजिए। क्या टी स्क्वायर के माध्यम से हम समांतर लाइन खींचते हैं, खड़ी समांतर लाइन खींचते हैं, झुकी हुई समांतर लाइन खींचते हैं, या केंद्रित समांतर लाइन खींचते हैं? जल्दी से इसका आंसर बताएं। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा, सीधी समानांतर लाइन खींचने के लिए टी स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला जो प्रश्न है, टी स्क्वायर की हेड व ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 75 डिग्री का या 90 डिग्री का? जल्दी बताएं। जो इसका राइट आंसर होगा, हेड और ब्लेड के बीच 90 डिग्री का अंतर होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, हमें लास्ट में आप ज़रूर बताइए कि हमने कितने सही किया है, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आप कितना बेहतरीन पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए 9वां प्रश्न शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है? ठीक है, कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए, हॉरिजॉन्टल समानांतर लाइन लगाना, सेट स्क्वायर को सहारा प्रदान करना, पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को कम करना, या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों ने इसका आंसर लगा लिया होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सी आंसर, पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को कम करना, यही टी स्क्वायर का उपयोग है, नहीं है। बाकी सबका है, हॉरिजॉन्टल लाइन, समानांतर लाइन खींचना और सेट स्क्वायर को सहारा देना, ये तो दोनों है। सी ऑप्शन, स्ट्रेट एज को कम करना, ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जाती। सेट स्क्वायर के द्वारा खींची जाने वाली लाइनों का चुनाव करें। ठीक है, पहला है हॉरिजॉन्टल लाइनें, दूसरा है वर्टिकल लाइनें, तीसरा है समानांतर लाइनें और चौथा है उपरोक्त में सभी। तो इसका जो आंसर होगा वर्टिकल लाइन होगा। क्या होगा? वर्टिकल लाइन। टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जाती है। सेट स्क्वायर द्वारा खींची जाने वाली लाइन का चुनाव करें, तो बी ऑप्शन, वर्टिकल लाइन। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया है टी स्क्वायर, तो कई बच्चे क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, ठीक है। लेकिन उसने क्या पूछा है? उसने आपसे सेट स्क्वायर पूछा, ठीक है। सेट स्क्वायर के द्वारा कौन सी लाइन खींची जाती है? तो वर्टिकल लाइन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, प्रोटेक्टर द्वारा, यानी चांदा जिसे हम बोलते हैं, कोण मापने का उपकरण है। ठीक है, प्रोटेक्टर कोण मापने का उपकरण है। डिग्री में कोण, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेडियन में कोण, मिनट में कोण या रैखिक कोण। चलिए इसका आंसर आप लोग लगाइए, फिर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा डिग्री में कोण। समझ रहे हैं? प्रोटेक्टर यानी कि चांदा के द्वारा डिग्री में कोण मापने का उपकरण है। अगला जो प्रश्न है, प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता से कोण मापे व बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आप देख लिए होंगे। सेट स्क्वायर द्वारा या सेट स्क्वायर के मदद से, एक सेकंड होल्ड रखिएगा। तो सेट स्क्वायर द्वारा ही मतलब स्क्वायर की मदद से कितने डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जा सकती हैं। तो देखिए गुणज एक बार हमने चर्चा भी किया था पिछले वीडियो में। तो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री। तो 15 डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें। ठीक, अगला जो प्रश्न है, प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता से कोण मापे व बनाए जा सकते हैं। प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता से कोण मापे व बनाए जा सकते हैं। प्रश्न को जरूर समझें, क्योंकि निमी में क्या होता है, प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है और कई बच्चे कन्फ्यूजन में, मतलब वो प्रश्न बहुत ईजी होता है लेकिन वो इस तरह से पूछते हैं कि आप लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकती है ना। तो समझ जाएं, फिर उसके बाद आप आंसर दें।
1.5 डिग्री, 0.5 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री? जल्दी इसका आंसर बताएं। इसका जो आंसर है सी, 1 डिग्री। 1 डिग्री शुद्धता से कोण मापे व बनाए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर अगला है 14वां नंबर, प्रोटेक्टर से कौन सा कार्य किया जा सकता है? कोण मापना, कोण बनाना, वृत्त को विभाजित करके सेक्टर बनाना या इनमें से सभी? तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है इनमें से सभी, है ना। प्रोटेक्टर के द्वारा हम कोण भी मापते हैं, बनाते भी हैं और वृत्त को विभाजित करके सेक्टर बनाते हैं। जो नेक्स्ट है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न, प्रोटेक्टर बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इसका तो आंसर सभी को मालूम होगा, सेलुलाइड का प्रयोग प्रोटेक्टर बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न है, इंजीनियरिंग तकनीक की ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर? यदि आप पेंसिल लेने जा रहे हैं तो ड्राइंग में आप किस आधार पर पेंसिल लेंगे? क्या पेंसिल की लंबाई को देखकर खरीदेंगे, या पेंसिल का व्यास जो मोटाई होती है उसको देखकर खरीदेंगे, या पेंसिल का ग्रेड, या सिक्के का रंग? इनमें से आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को लगाना है। जल्दी से इसका आंसर बताएं। इसका जो आंसर है पेंसिल का ग्रेड। ठीक है, क्या होता है? पेंसिल का ग्रेड। ग्रेड के आधार पर पेंसिल का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड की पेंसिल प्रयोग की जाती है, जैसा आप लोग जानते हैं। ठीक है, निर्माण रेखा, यहाँ पर ध्यान रखना, निर्माण रेखा है जिसको हम इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन लाइन कहते हैं, खींचने के लिए किस ग्रेड का उपयोग किया जाता है? मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए हमें किस ग्रेड की पेंसिल का इस्तेमाल करना होगा? 2H या 3H, HB या H या 2H, 8H या 9H? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए फटाक से। तो इसका जो आंसर होगा 2H या 3H करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन आप 2H या 3H से बना सकते हैं। निर्माण रेखा जैसे H मतलब होम, ध्यान रखिएगा, H का मतलब होता है होम, और कंस्ट्रक्शन लाइन 2H या 3H से हमें बनाना है, होम को बनाया जाता है। अगला है, सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड है? सॉफ्ट, समझ रहे हैं, हार्ड नहीं पूछ रहा, सॉफ्ट पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। अब 6B से HB का फुल फॉर्म हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। HB का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट करके बताइएगा, या 9H या 5H? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर है 6B। क्या है? 6B सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड है 6B। ठीक है, अभी जो ऑप्शन में कौन सी होगी? B, जो सबसे ज़्यादा ग्रेड की होगी वो हमारी सबसे सॉफ्ट होगी, है ना। 7B यदि ऑप्शन में होता तो वो 7B लग जाता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेंसिल के लीड की हार्डनेस इस पर निर्भर करती है। हार्डनेस बताना है कि किस पर निर्भर करती है? कॉलिन की मात्रा पर, सिक्के की मोटाई पर, ग्रेफाइट की मात्रा पर, या पेंसिल की लंबाई पर? इसका जो आंसर होगा कॉलिन की मात्रा पर डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चला जाए। अगला जो प्रश्न है, साधारण ड्राइंग के कार्य में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग नहीं किया जाता है? नहीं प्रश्न है भाई। H, 6H, HB या 2H? जल्दी बताइए। साधारण ड्राइंग के कार्यों पर आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा H ग्रेड की पेंसिल का उपयोग नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है? समषटभुजाकार, वर्गाकार, गोल या त्रिभुजाकार? जल्दी इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा समषटभुजाकार होगा, है ना। ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है? तो समषटभुजाकार होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि आप लोग पेंसिल देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, हम बता रहे हैं आपको कि इस तरह की हमारी क्या होती है, पेंसिल होती है ना, और ये इस तरह से हमारी पेंसिल की लीड होती। ठीक है, तो ये जो इसकी जो डिज़ाइन है ना, ये समषटभुजाकार डिज़ाइन होगी। करेक्ट बात,
समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, किस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है? हाँ, इरेजिंग शील्ड, सैंड पेपर, स्केल, फ्रेंच कर्व। जल्दी हमें बताएं 23 नंबर का आंसर क्या होगा? इरेजिंग शील्ड इसका करेक्ट। इरेज करना, इरेजर आपने देखा होगा। तो किसका उपयोग लंबाई तक रेखा को मिटाने के लिए? यदि एक रेखा को मिटाना है तो इरेजिंग शील्ड का इस्तेमाल करिए, इरेजर का इस्तेमाल करिए। ठीक है, इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं थी। इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनाई जाती है? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनाई जाती है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, लकड़ी, मतलब प्लास्टिक की है कि लकड़ी की है कि स्टील की पत्ती की है कि रबड़ की है? जल्दी बताइए। इसका जो आंसर है स्टील की पत्ती की बनी होती है ना। इरेजिंग शील्ड किसकी बनी होती है? स्टील की पत्ती की बनी होती। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है ना? किस वर्ग से संबंधित है फ्रेंच कर्व? सेट स्क्वायर टी स्क्वायर से, वृत्त दीर्घ वृत्त से, त्रिभुज चतुर्भुज से, बहुभुज से। सोचिए जरा, फ्रेंच कर्व आपने देखा होगा, मतलब वो किससे जुड़ा होता है, किससे लगा होता है? आपने अपने कॉलेज में ईडी के जो टीचर रहे होंगे उन्होंने आपको ज़रूर ही फ्रेंच कर्व के बारे में बताया होगा। वक्राकार रेखा खींचने में होता है। तो वृत्त 25 का होगा, वृत्त और दीर्घ वृत्त, है ना, ये ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन, वृत्त और दीर्घ वृत्त से संबंधित हो है। ध्यान रखिए, फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है? वृत्त और दीर्घ वृत्त से संबंधित है। यही इसका राइट आंसर होगा। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे सेट स्क्वायर या टी स्क्वायर से होगा। बिल्कुल नहीं, सेट स्क्वायर टी स्क्वायर से नहीं, उनका काम है वृत्त और दीर्घ वृत्त से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, पैमाने विभिन्न पदार्थों के बनाए जाते हैं। पैमाने यानी स्केल, ठीक। इनमें से सबसे टिकाई पदार्थ का, अच्छा पदार्थ को आपको छांटना है। लकड़ी होती है क्या? लकड़ी की स्केल अच्छी होती है क्या? हाथी दांत की अच्छी होती है, या सेलुलाइड या प्लास्टिक की अच्छी होती है, या स्टेनलेस स्टील की अच्छी होती है? हमें तो सभी प्रश्न सही लग रहे हैं ना। तो इसमें से जो सबसे अच्छा है, स्टेनलेस स्टील की जो स्टील रूल आप उपयोग करते हैं या पैमाना जो प्रयोग करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक उपयोग में लाए जाते हैं? स्केल बताना है कौन सा प्रयोग होता है। त्रिकोणीय क्रॉस सेक्शन, फ्लैट क्रॉस सेक्शन, पतले फ्लैट क्रॉस सेक्शन व ढलवा किनारे। कोई भी आप इनमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी बताइए, इसमें से पतले और फ्लैट क्रॉस सेक्शन व ढलवा किनारे वाले सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसका आप अधिक प्रयोग में ले सकते हैं, ठीक। अगला जो प्रश्न है, ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? 150 mm, 300 mm, 600 mm, ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर होगा ए और बी, यानी 150 और 300 mm के लंबाई के स्केल अधिक प्रयोग में लाया जाता है, ठीक। अगला जो प्रश्न है, 120 mm तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए किस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बड़ा कंपास, बो कंपास, बड़ा डिवाइडर या बो डिवाइडर? चलिए इसका आंसर बताइए। बिल्कुल हाँ, इसका जो आंसर होगा बड़ा कंपास, ठीक है। क्या होगा? बड़ा कंपास। 120 mm तक के व्यास के लिए वृत्त खींचने के लिए जिस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो है बड़ा कंपास। जो नेक्स्ट प्रश्न है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती है। आपको उस ड्राइंग शीट का बारे में बताना है। क्या वो हैंडमेड पेपर होती है, मिल मेड पेपर होती है, या दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा मिल मेड पेपर होती है। हाथ से बना के उस ड्राइंग बोर्ड का पेपर का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न नामित ड्राइंग शीट में किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है? क्या A2 का होता है, A0 का होता है, A1 का होता है, या A3 का होता है? इसका जो आंसर होगा A0 साइज का होता है ना।
क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर का होता है। A0 साइज का जो क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग मीटर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हमें सबसे अच्छा प्रश्न लग रहा है कि किस ड्राइंग शीट का आकार 1 वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो जी हाँ, वो होता है A0 साइज। ठीक, अगला, और हमें कमेंट करके बताइए A0 साइज की माप क्या होगी। अगला जो प्रश्न है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव इस आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब आपको उस आधार को बताना है कि पेंसिल का चुनाव कैसे होता है। ड्राइंग शीट का आकार, ड्राइंग का आकार, लाइन वर्क का प्रकार या पेंसिल की क्वालिटी। जल्दी बताइए, इसका जो आंसर होगा लाइन वर्क का प्रकार। ठीक है, लाइन वर्क का प्रकार। ठीक, अगला जो प्रश्न, हाँ इनको आप लिख सकते हैं भाई, यदि आप लिखेंगे नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये प्रश्न फिर आपको वीडियो ढूंढना होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो आप कहीं नोट्स बनाते चले। टी स्क्वायर की शुद्धता को इस विधि से जांचा जा सकता है। टी स्क्वायर की अपनी शुद्धता लेना है, कितना शुद्ध है, तो कौन सी विधि इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन को देखकर इस्तेमाल करेंगे। पहला जो ऑप्शन है, ड्राइंग बोर्ड के ऊपरी किनारे के समानांतर लाइन खींचकर, एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन खींचकर, ड्राइंग बोर्ड के किनारे के समानांतर लाइन खींचकर, या टी स्क्वायर को 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर लाइनें। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन, टी स्क्वायर को 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर लाइनें खींचकर जांच की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न है, अक्षरांकन यानी लेटरिंग में इन अक्षरों के स्ट्रोक की लंबाई समान होती है। रोमन लेटर के, गॉथिक लेटर के, इटैलिक लेटर के कि टेक्स्ट लेटर के। जल्दी बताइए, इसका जो आंसर होगा गॉथिक लेटर के जो अक्षरों के स्ट्रोक की जो लंबाई होती है वो हमेशा बराबर होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मोटी व बारीक लाइन को मिलाकर बनाए गए अक्षर कहलाते हैं। मोटी व बारीक लाइन को जब मिलाकर जो अक्षर बनाए जाते हैं उन अक्षरों को हम क्या कहते हैं? क्या उन्हें रोमन लेटर कहते हैं, गॉथिक लेटर कहते हैं, इटैलिक या टेक्स्ट लेटर कहते हैं? तो जो इसका आंसर होगा वो रोमन लेटर कहलाएगा, है ना। पतली लाइन के ऊपर मोटी लाइन बनाना वो रोमन लेटर कहलाता है। अगले प्रश्न है, ये सजावटी अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं किया जाता। सजावटी अक्षर होते हैं मतलब देखने में बहुत अच्छे लगते हैं मगर हम उसको ईडी में प्रयोग नहीं करते हैं। क्या रोमन लेटर का उपयोग ईडी में होता है? क्या गॉथिक लेटर करते हैं? क्या इटैलिक को करते हैं या टेक्स्ट लेटर करते हैं? जी हाँ, इसका जो आंसर होगा टेक्स्ट लेटर का इस्तेमाल नहीं होता है, रोमन, गॉथिक और इटैलिक तीनों का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झुके हुए अक्षर जिन्हें हम वर्टिकल में 15 डिग्री पर झुकाया जाता है, 15 डिग्री पर झुके होते हैं, वो कौन से हैं? रोमन है, गॉथिक है, इटैलिक है कि टेक्स्ट है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिन्होंने कंप्यूटर चलाया होगा वो बिल्कुल इटैलिक कहलाते हैं। BUIC लिखा रहता है तो आई का मतलब इटैलिक होता है और वो 15 डिग्री झुक जाता है। ठीक, अगला जो प्रश्न है, इटैलिक लेटर को वर्टिकल से कितने कोण पर झुकाया जाता है? अब ये प्रश्न का आंसर तो आंखी मूंद के आप लोग दे सकते हैं क्योंकि अभी बात हुई थी। अब देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, वर्टिकल से 15 डिग्री बाएं, वर्टिकल से 15 डिग्री दाएं या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वर्टिकल से राइट। क्या करेंगे? वर्टिकल से 15 डिग्री दाएं। करेक्ट, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ज़रूर नोट डाउन करें। ठीक, अगला प्रश्न है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किन किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है? किन किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है? बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, कोई नहीं या दोनों? अब आपको बताना है कि कौन सा प्रयोग होगा। हो सकता है आप लोग डी ऑप्शन लगाए होंगे, बिल्कुल गलत है। आपको बड़े अक्षर प्रयोग करना होता है। कौन सा? बड़े अक्षर। अगला है प्रश्न, दो शब्दों के बीच में आमतौर पर कितना अंतर रखा जाता है? बहुत बात प्रश्न की गहराई में सोचने वाली है। दो शब्दों के बीच में आमतौर पर इतना अंतर रखा जाता है, अक्षरों की चौड़ाई के समान, अक्षरों की ऊंचाई के समान, कोई नहीं या ए और बी दोनों? चलिए इसका जो आंसर होगा अक्षरों की ऊंचाई के
समान। ठीक है, अक्षरों की ऊंचाई के समान अंतर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को कौन सी रेखा दर्शाती है? दो बिंदुओं के बीच हमें यदि दूरी बताना है तो कौन सी रेखा लगाओगे? क्या वो सरल रेखा होगी, वक्र रेखा होगी, झुकी होगी कि समानांतर रेखा होगी? चलिए इसका आंसर बताइए। उसको हम सरल रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो बताता है वो कौन सी होती है? सरल रेखा। एक गमन करता बिंदु अपनी दिशा बदलता रहता है। ठीक है, अपनी दिशा बदलता रहता है। इस प्रकार बनी रेखा का नाम बताइए। समानांतर रेखा, झुकी रेखा, वक्र रेखा। चलिए इसका आंसर क्या होगा? तीन ही ऑप्शन है, उसको हम सरल रेखा कहते हैं। या अच्छा, एक और ऑप्शन नहीं लगा है, जो डी ऑप्शन है आपका, उसको हम सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा है ना, इसका जो आंसर होगा सरल रेखा, डी ऑप्शन, उसको लगा लीजिएगा। ये नहीं होगा, सरल रेखा इसका करेक्ट होगा। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न, खड़े पानी की ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई रेखा कहलाती है वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इंक्लाइन लाइन या पैरेलल लाइन? जल्दी इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। अगला प्रश्न है, एक रेफरेंस लाइन पर खड़ी लंब रेखा कहलाती है झुकी रेखा, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल या वर्टिकल? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वर्टिकल लाइन। एक रेफरेंस लाइन पर खड़ी लंब रेखा क्या कहलाएगी? वर्टिकल लाइन। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, एक सरल रेखा जो ना वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल है, उस लाइन को क्या कहते हैं? सरल, वक्र, झुकी या कोई भी? जी हाँ, इसका जो आंसर होगा झुकी हुई रेखा, इंक्लाइंड लाइन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, एक सरल रेखा है क्षैतिज रेखा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी या कोई भी? जी हाँ, आपने ये सरल रेखा देखा होगा, इसका है दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी, है ना। देखिए ये सरल रेखा है तो ये बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया, इनके बीच कम से कम दूरी सरल रेखा कहलाती है। अगला जो प्रश्न है, एक वृत्त में कितने डिग्री होता है? एक वृत्त में कितने डिग्री होता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर इसका आंसर बताओ। 47 का जो भी आंसर होगा हमें लगाइए। 320 डिग्री, 260, 365 या 360? ठीक है, तो अब इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ये जैसे वृत्त है तो ये पूरा 360 डिग्री का होता है। कितने का? 360 डिग्री का। बिल्कुल डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, 180 डिग्री से अधिक, 360 डिग्री से कम परिमाण के कोण को क्या कहते हैं? थोड़ा सा इसका आंसर बताइए। 48 का 180 से ज़्यादा है, 360 से कम है, तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स कोण कहते हैं, सुप्लीमेंट कोण कहते हैं या अधिक कोण कहते हैं? तो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। बी ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है, ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण का मान होता है 180 से अधिक, 360 से अधिक, 360 या 180 या 90 से अधिक किंतु 180 से कम। 49 का आंसर बताएं। तो 90 से ज़्यादा, 180 से कम है तो वो अधिक कोण कहलाएगा। 90 से ज़्यादा है, ठीक है, 90 से ज़्यादा है मगर 180 से क्या है मेरे भाई? कम है। ये कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण। ठीक, आखिरी प्रश्न, निम्न में से कौन सा कोण का मान स्थिर होता है? सरल रेखा, न्यून कोण, अधिक कोण या रिफ्लेक्स कोण? जल्दी बताइए। इसका जो आंसर होगा स्थिर होता है यानी 90 डिग्री। कौन से कोण का मान 90 डिग्री होता है? उसको बोलते हैं न्यून कोण, यानी 90 डिग्री वाला कोण। ठीक है, इस प्रकार से आपके 50 प्रश्न हुए। इसमें से आपके करीबन जो ईडी का एग्ज़ाम होगा 6 प्रश्न जिसमें आने हैं, जिसमें से 2 या 3 प्रश्न पर फंसने की पूरी संभावना है। ठीक है, इस तरह के वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। अगले वीडियो तक के लिए आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।